तो स्वागत है आप सभी का ब्लेस टू लवासना प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता है हमारी इकोनॉमी की बेसिक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम करंट भी साथ में कर रहे हैं। तो हमने उसमें क्या-क्या किया है अभी तक, इन्फ्लेशन किया है, एमपीसी की है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ की थी, आरबीआई के हमने वर्क देखे थे और आरबीआई के गुणात्मक, मात्रात्मक और गैर पारंपरिक स्रोत देखे थे जिनके द्वारा आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन पर। तो उसके आधार पर 1995 से लेकर 2026 तक जितने भी पीवाईक्यू आ रखे हैं यूपीएससी में हम सारे करने वाले हैं आज। और सिर्फ करने ही नहीं वाले हैं, हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, वो भी एक अलग तरीके से, जिससे आपका जितना भी बेसिक है सारा कवर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो हम तरीका जान लेते हैं कि हम कैसे करेंगे क्लास को। तो जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा तो आपको पॉज करना है देखते ही और फिर आपको खुद से सॉल्व करना है। फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, वो देखना है, पर क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज करके पहले खुद से आंसर सोचना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सोचिए। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन को करते हैं। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और किस तरह हमें हल करना चाहिए एग्जाम में जिससे हम कंफ्यूज ना हो, उस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा बेसिक हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब हम पहला कथन पढ़ते हैं। हम पहला कथन पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इसमें सही पूछा है या गलत पूछा है। तो यहाँ क्या पूछा है कि सही, कौन से कथन सही हैं वो हमें फाइंड करने हैं। यही गलती करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, नीचे आके देखा कि सही पूछा है या गलत पूछा है, तो हमने पहले ही उसको गोला कर लिया, सर्कल कर लिया, जिससे हम स्टेटमेंट पढ़ते समय अगर सही होगा तो उसे सही कर देंगे और गलत होगा तो गलत कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है, मुद्रास्फीति अधिक है, दिस मीन इन्फ्लेशन इज हाई। ठीक है, इन्फ्लेशन हाई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने की संभावना है। इन्फ्लेशन हाई है, इसका मीन्स क्या हुआ, लिक्विडिटी, तरलता। तरलता क्या होता है, लोगों के पास कैश में मुद्रा राशि। जैसे आपके पास में कोई 100 रुपये हैं तो वो क्या है, लिक्विडिटी। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे लिक्विडिटी हाई हो गई, अगर वो कम हो जाए तो हम बोलेंगे कि लिक्विडिटी कम हो गई। और दूसरा क्या मीन होता है लिक्विडिटी का, दूसरा मीन ये होता है कि आप अपनी जो आपके पास जो संपत्ति है उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे आपने मकान लिया तो मकान को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते एकदम, लेकिन आपका बैंक में कोई पैसा जमा है, मान लीजिए कि मांग जमा आपकी जमा है, ठीक है, डिमांड, तो आप क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे और यूपीआई के थ्रू भी सीधा यूज़ कर सकते हैं उस पैसे को, तो उसकी जो लिक्विडिटी है वो बहुत अधिक है। तो लिक्विडिटी के दो मीन होते हैं, दोनों हमने समझ लिए। एक तो जो कैश में हमारे पास जमा है, जितनी भी राशि है हमारे पास वो लिक्विडिटी है, और दूसरा कि हम किसी संपत्ति को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी समझ में आया। ठीक है, अब पहला कथन क्या था कि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है, यानी कि इन्फ्लेशन अधिक है, तो लिक्विडिटी अधिक होगी। मनी ऑफ फ्लो क्या होगा, मनी ऑफ फ्लो, मनी ऑफ फ्लो क्या होगा, अधिक होगा। इन्फ्लेशन अधिक है, इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है कि मांग बहुत बढ़ जाती है, पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ है वो बहुत कम है, जिससे उसकी मांग बहुत बढ़ गई है, आपूर्ति कम हो गई है और महंगाई बढ़ गई है, लोग ज़्यादा पैसे देकर भी उसे खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगी। अगर मान लीजिए जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हम पे करते हैं ना, अगर सरकार जो है आरबीआई है, आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी तो इसके बदले क्या देगी, वो कुछ मनी देगी, रुपए देगी। ठीक है, रुपए देगी तो क्या होगा, बैंकों के पास रुपए जाएंगे तो फिर वो जनता में पहुंच जाएंगे, तो ऐसे तो मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी ना। हमें तो कम करना है, पैसे को खींचना है अपनी तरफ। ठीक है, जब भी मुद्रास्फीति होती है तो पैसों को हमें सोखना होता है। तो ये क्या करेगी, यहाँ बेचेगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया कि खरीदेगी नहीं, बेचेगी। अब दूसरा पढ़ते हैं। यदि रुपए को तेजी से अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है, यदि रुपए का तेजी से अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन होने का मतलब उसकी वैल्यू घट रही है, यानी कि हम 10 रुपये में पहले एक मैंगो खरीद पा रहे थे तो आज वही मैंगो हम 20 रुपये में खरीद पा रहे हैं। इससे क्या हुआ, वैल्यू जो हो गई रुपए की वो कम हो गई। या फिर डॉलर से समझें कि हम $1 पहले 80 रुपये का खरीद पा रहे थे और आज वही डॉलर हम 100 रुपये का खरीद पा रहे हैं, तो हमारे रुपये की वैल्यू तो कमज़ोर हो गई ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि रुपये का तेजी से अवमूल्यन हो रहा है, तो आरबीआई द्वारा बाजार में डॉलर की बिक्री की संभावना है। अब देखिए, अब इस चीज़ को समझिए, ये स्टेटमेंट आपका कभी गलत नहीं होगा इस टाइप से, या घुमा के आएगा तब भी। इसमें क्या होता है इस टाइप के कथन में कि मान लीजिए कि कोई मुद्रा है, ठीक है, अगर वो मुद्रा ज़्यादा मात्रा में किसी मार्केट में है, बाजार में है, जैसे आज हमारा मनी है, ठीक है, रुपए है, रुपए मतलब भारतीय रुपया, तो भारतीय रुपया यदि मार्केट में ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, लोग ज़्यादा पैसा देकर
ज़्यादा पैसा देकर एक चीज़ को खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि कोई 10 रुपये की वस्तु है, अब इसे खरीदने वाले ज़्यादा हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, और वस्तु 10 ही हैं, तो ये 10 वस्तुओं को खरीदना है, इसे भी खरीदना है, इसे भी खरीदना है, तो ये ज़्यादा भी पेमेंट कर सकता है, ज़्यादा मात्रा में खरीदने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो रुपए की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वही 10 वस्तुएं हम 100 रुपये में खरीद सकते हैं और उसको ये जो ज़्यादा वाला है वो 200 रुपये में खरीद रहा है। तो क्या हुआ, रुपए की वैल्यू तो कम हो गई ना, एक चीज़ जो 10 में आ रही थी वो अब 20 में आ रही है, तो ऐसे रुपए की वैल्यू कम हो गई। यानी कि जितनी ज़्यादा मात्रा में कोई मार्केट में मनी होती है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। अब देखिए, रुपए का अवमूल्यन हो गया है, तो हम क्या करेंगे, रुपए का अवमूल्यन हो गया है तो उसका मतलब क्या है कि डॉलर जो होगा कम मात्रा में होगा, तभी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और मनी ज़्यादा मात्रा में होगी तभी उसकी वैल्यू क्या होगी, तभी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ठीक है, अब बाजार में डॉलर की बिक्री की संभावना है, अब बिक्री करेंगे हम, डॉलर मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध करा देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में डॉलर ज़्यादा गया, और हमने क्या सीखा है कि जो मार्केट में ज़्यादा जाती है मुद्रा उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो डॉलर की वैल्यू कम होगी, इससे क्या होगा, स्वतः ही रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हाँ, दूसरा कथन जो है हमारा सही है। अब तीसरा देखिए, यदि अमेरिका या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इसमें आरबीआई को डॉलर खरीदने के लिए प्रेरित होने की संभावना है। मान लीजिए यदि अमेरिका या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें घटी, ब्याज दरें कम हो गई, तो आरबीआई डॉलर खरीदने के लिए प्रेरित होने की संभावना है, बिल्कुल है। अगर कोई चीज़ कम होती है तो हम उसे खरीदेंगे ही ना, और डॉलर तो सोचिए हमारे लिए जो फॉरेन रिजर्व होता है उसमें उसके लिए यूज़ करते हैं हम फॉरेन करेंसी के रूप में, तो अगर डॉलर सस्ता होता है तो हम उसे खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेंगे, हमारे पास जो होगा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, संभावना बढ़ जाएगी। तो दूसरा भी कथन सत्य होगा, पहला रॉन्ग होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अगर आप पहला भी गलत कर देते हैं तो भी ये हो सकता है। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। पहला मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको समझाने के लिए कैसे चीज़ों को किया जाता है भाई। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप पोज कीजिए और आंसर दीजिए। आपने आंसर दे दिया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव हमें देखना है, अनिवार्य रूप से क्या होता है, ठीक है। पहला कथन पढ़ते हैं हम, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धा में सुधार हो सकता है। घरेलू निर्यात यानी कि हम ज़्यादा निर्यात करने लगेंगे, सही बात है, सही बात है, पहला कथन सही होगा। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य में वृद्धि करता है। घरेलू जो मुद्रा होगी वो विदेशी मूल्य में, यानी कि अगर जो हमारा रुपया है उसका अवमूल्यन हो गया, तो पहले जो 80 रुपये था $1 का, अब वो कह रहा है कि 60 रुपये में हो जाएगा, नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, अवमूल्यन होता है तो अब तो 100 रुपये में खरीदना पड़ेगा, तो दूसरा वाला गलत हो गया। अब हम तीसरा देख लेते हैं, व्यापार संतुलन में सुधार करता है, नहीं, व्यापार तो और महंगा हो जाएगा ना, हमारी मुद्रा का मूल्यन हुआ तो व्यापार महंगा हो गया। 2 और 3 गलत हैं, अगर हम एलिमिनेट करें तो भी ये कैंसिल होकर पहला ही आता है। आपको समझ में आया ना कि विदेशी बाजार में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो जाता है। क्यों हो जाता है कि लोग जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं भारत की ओर, कि भारत में सस्ती चीज़ें मिलने लग जाती हैं। रुपया क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ, तो चीज़ें क्या हुई, सस्ती हो गई, क्रय क्षमता कम हो जाती है। $1 खरीद के हम 100 रुपये ले सकते हैं, पहले 80 रुपये ले रहे थे $1 में, अब हम 100 रुपये की वस्तु ले सकते हैं। तो क्या हुआ, लोग आकर्षित ही होंगे ना, कि जो 100 रुपये की वस्तु थी वो पहले हमें कितने में, 80 रुपये में मिल रही थी, आज वो 100 रुपये की वस्तु हमें कम में मिल रही है, तो उसकी ओर आकर्षित होंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पोज कीजिए और आंसर दीजिए। मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला सबसे अधिक होने की संभावना है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव मुद्रास्फीति बढ़ाना वाला सबसे अधिक होने की संभावना है। अब जरा क्वेश्चन देख लीजिए, किसकी संभावना हो सकती है। सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान करने में, बजट घाटे वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेना, बचत घाटे के वित्त पोषण के लिए बैंकों से उधार लेना, बचत घाटे के वित्त पोषण के लिए नए धन का सृजन करना। आंसर कीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हमने देखा कि मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला सबसे अधिक होने की संभावना है। प्रभाव देखना जो मुद्रास्फीति को बढ़ा दे, ऐसा प्रभाव जिससे मुद्रास्फीति सबसे अधिक बढ़ जाए। पहला है सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम भुगतान कर देते हैं, इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन बी देखिए, बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेना, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए बैंकों से उधार लेना, नहीं, ये भी नहीं है। बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए नए धन का सृजन करना, नए धन का मतलब बजट घाटे को पूरा करना, ठीक है। आरबीआई बोलेगी, आरबीआई नहीं, सरकार बोलेगी आरबीआई से कि आप अधिक पैसा छापिए, अधिक पैसा छापेगी तो उससे नए धन का सृजन हुआ, तो क्या होगा, जब ज़्यादा रुपया छपेगा तो वो मार्केट में ज़्यादा जाएगा, लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी,
इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। हमने ये भी देखना था कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को बढ़ाता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होगा वो डी वाला ही इस पे उपयुक्त होगा, कि डी वाला अगर होता है कि धन का हम सृजन करते हैं तो मुद्रास्फीति बहुत अधिक इंक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको ध्यान देना हमें। मांग प्रेरित मतलब मांग अधिक है और पूर्ति कम है। ठीक है, ठीक है। मुद्रास्फीति किसके कारण उत्पन्न हो सकती है? अब ये देखना कि हमें किसके कारण उत्पन्न हो सकती है मांग प्रेरित। विस्तारवादी नीतियाँ हमने पढ़ी हैं। विस्तारवादी नीतियों में क्या होता है? विस्तारवादी नीतियों को हम क्या बोलते हैं? डॉविस, इजी, सस्ती। ये जब ऐसी स्थिति होती है कि जब डॉविस हो, ठीक है, इजी हो, इजी नीतियों को अपनाया जाए, सस्ती नीतियों को अपनाया जाए, तब उसे बोलते हैं विस्तारवादी नीतियाँ। विस्तारवादी नीतियों में क्या होता है कि जो मनी ऑफ फ्लो होता है हम जनता की ओर बढ़ा देते हैं, ना कि आरबीआई की ओर। आरबीआई की ओर जाएगा तो धन सोख लिया जाएगा, लेकिन जब वो जनता की ओर जाएगा तो धन बढ़ा दिया जाएगा, इसकी लिक्विडिटी इंक्रीज कर दी जाएगी। वही कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी इंक्रीज, मनी का फ्लो किसकी ओर? जनता की ओर। बस ये ध्यान रखना कि मनी का फ्लो किस ओर हो रहा है। विस्तारवादी नीतियों में जनता की ओर हो रहा है, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ा देगी। ये बिल्कुल सही बात है। राजकोषीय प्रोत्साहन मतलब जो सरकार होती है कुछ पैसा जनताओं में बांटे परियोजनाओं द्वारा, जैसे कि अपना किसान सम्मान निधि योजना है ना, उसके द्वारा जनता तक पहुँचे, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए, तो उससे भी क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया तो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे, पूर्ति कम है तो ठीक है, ये भी ठीक है। उच्च क्रय शक्ति उच्च जाएगी, बिल्कुल सही बात है। हाई जो मतलब हम जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित होंगे, तो क्रय शक्ति ऊँची हो जाएगी। दूसरा, बढ़ती ब्याज दरें। क्या ब्याज दरें बढ़ा दी जाएंगी ऐसी स्थिति में? नहीं। अगर हमें मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ाना है तो ब्याज दरों को तो कम करेंगे ना, बढ़ाने की बजाय कम कर देती हैं, जिससे कि लोग और ज़्यादा ले सकें उधार और ज़्यादा मांग कर सकें। तो ये हमारा गलत हो गया। अब 5वां हम एलिमिनेट कर लेते हैं, ये कैंसिल। आंसर हमारा वैसे भी आ गया ए वाला। तो इस तरह हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। यदि आप अपने बैंक में स्थित मांग जमा 1 लाख रुपए नगद निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रापूर्ति पर तत्काल प्रभाव क्या होगा? बताइए, तत्काल प्रभाव क्या होगा? 1 लाख से कम हो जाएगी अर्थव्यवस्था, 1 लाख से बढ़ जाएगी, या 1 लाख से अधिक हो जाएगी, या इसे अपरिवर्तित रखा जाएगा? अर्थव्यवस्था। अब ये है, ये आपकी अर्थव्यवस्था है, ये आपकी बैंक है, ठीक है, ये आप लोग हैं, आपके पास जमा है। आपने क्या किया कि यहाँ से पैसा यहाँ डाल दिया अर्थव्यवस्था में। ये क्या आपने नगद निकालते हैं, ठीक है, मांग जमा। आपने क्या किया कि ये बैंक है, बैंक में से 1 लाख रुपए निकाल लिए। ये पूरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, इस पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है। आप इधर से इधर निकालें या आप इसमें जमा करें, यहाँ से निकालें, लेकिन रहेगी तो अर्थव्यवस्था के अंदर ही ना, तो उस पर थोड़ी कोई प्रभाव पड़ने वाला है, तो अपरिवर्तित रहेगी ये, कितना चाहें हम मुद्रा को इधर से उधर कितना भी संचलन करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसके, आप विकल्प और देख लीजिए। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में खाद्य पदार्थों का भार थोक मूल्य सूचकांक यानी कि डब्ल्यूपीआई की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डब्ल्यूपीआई, सीपीआई में क्या होता है? वस्तु प्लस सेवाएं, दोनों, वस्तु प्लस सेवा। डब्ल्यूपीआई में क्या होता है? ओनली गुड्स। इसमें जो होता है खाद्य वस्तुओं का जो भार होता है वो कम होता है और इसमें अधिक होता है। तो पहला वाला हमारा सही है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं दर्शाता है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं में होने वाले परिवर्तनों को नहीं दर्शाता, सही बात है, क्योंकि इसमें ओनली गुड्स होते हैं। जबकि सीपीआई दर्शाता है क्योंकि उसमें सेवा इंक्लूड है। तो दूसरा भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब डब्ल्यूपीआई को मुद्रास्फीति के अपने प्रमुख मापक के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया? नहीं, ये तो गलत है। अब तो सीपीआई का यूज़ किया है ना 2014 से, डब्ल्यूपीआई को तो हटा दिया है। और आने वाले समय में हमने क्या देखा था कि डब्ल्यूपीआई को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे और उसकी जगह हम लेके आएंगे पीपीआई। ठीक है, चलिए, ये हो गया। तो हमारा थर्ड वाला गलत था, तो ये कैंसिल और एक और दो सही थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और इसे सॉल्व कीजिए।
ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। बिस्तरवादी नीति वही इजी नीति अपनाएंगे, मनी ऑफ फ्लो को जनता की ओर बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। तो कौन सा कार्य नहीं करेगा, इस पर ध्यान देना, नहीं करेगा पूछा है। तो बिस्तरवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लिया है, ठीक है, तो वह कौन सा कार्य नहीं करेगा, ऐसा कार्य हमें ढूंढना है जो बिस्तरवादी नीति में नहीं होता हो। वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती यानी कि एसएलआर। एसएलआर क्या होती है? एसएलआर क्या होती है? जो बैंकों को अपने पास जमा रखनी, जैसे कुल जमा है, बैंक हमने जितना भी जमा किया है बैंकों के पास, तो बैंकों के पास जो कुल जमा होती है उसका कुछ प्रतिशत अपने पास ब्लॉक करके रखना होता है, मतलब उसका वो यूज नहीं करेगी, ना ही ऋण देने में, ना ही किन्हीं और चीज़ों में। वो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उन्हें निवेश कर देता है, ये हमने पढ़ा था ना, या कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में रख सकता है बैंक, एसएलआर। तो एसएलआर अगर हमें विस्तारवादी अपनानी है, विस्तारवादी मतलब मनी का फ्लो जनता की ओर बढ़ाना है, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए जो ऋण देने में यूज कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, एसएलआर को कम कर दिया तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा, जनता को ज़्यादा दे पाएगी। तो ये विस्तारवादी नीति के अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। अब दूसरा एमएसएफ, सीमांत सीमांत स्थायी सुविधा, एमएसएफ। एमएसएफ को देख लेते हैं। वृद्धि करना, इसमें वृद्धि करेगा एमएसएफ में? नहीं, इसे तो कम कर देगा ना, तभी तो। अगर एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ वो होता है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेती हैं। एमएसएफ का यूज़ कब किया जाता है, जब एलएएफ का यूज़ कर चुके हों, हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज़ कर चुके हों, तब हम क्या करते हैं, एमएसएफ का यूज़ करते हैं लोन लेने के लिए आरबीआई से। अगर उसने एमएसएफ की दर बढ़ा दी कि आपको नहीं 10 की जगह 20% आपको ब्याज अदा करना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे। अगर आरबीआई ने एमएसएफ की दर बढ़ा दी तो वो बैंक लेगा? वो कहेगा नहीं, इससे तो हमें लॉस हो जाएगा, तो वो नहीं लेगा। तो ये कहा कि वृद्धि करना, वृद्धि नहीं करेगा, कमी करेगा अगर उसे विस्तारवादी नीति अपनानी है। तो दूसरा वाला गलत हो गया। अब तीसरा, बैंक दर और रेपो दर में कटौती करेगा। रेपो दर क्या है, जिससे बैंक उधार लेते हैं आरबीआई से, सही बात है, इसमें करेगा। तो 1 और 3 हमारा सही है, और सही ही पूछा है, तो 1 और 3 यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय रुपये के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाए जाने की सबसे अधिक संभावना नहीं है? अवमूल्यन को रोकने के लिए आरबीआई कौन से उपाय नहीं अपनाएगी? क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। ठीक है, आपने आंसर कर दिया होगा। अब हम देख लेते हैं। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाना और निर्यात को बढ़ावा देना, ऐसा कार्य करे नहीं करेगी? ऐसा तो कार्य करेगी अवमूल्यन की स्थिति में, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए में जारी किए जाने वाले मसाला बॉन्ड करने के लिए, मसाला बॉन्ड को जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो करेंगे ही। मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन बता देता हूँ मैं। मसाला बॉन्ड जो होते हैं भारतीय रुपए में विदेशों में जारी किए जाते हैं। जो विदेशी होंगे वो भारतीय रुपए में निवेश करेंगे, उन बॉन्ड में जो होंगे भारतीय रुपए में निवेश करेंगे, ना कि डॉलर में। तो क्या होगा, अगर भारतीय रुपये पे इफेक्ट पड़ता है तो वो उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जिसका वो बॉन्ड होगा ना, जो जारी करेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उस पर इफेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रुपये में जमा होगा। तो जितना जो वास्तविक रूप से अगर लॉस हो रहा है तो उस बॉन्ड में लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा। तो जारी करने वाले को नुकसान नहीं होता, लेकिन उसे नुकसान हो जाएगा जो विदेश में बैठा है। मान लो उसका डॉलर जो है आज 80 रुपये का है, वो कल जाके 100 रुपये का हो जाए, एक ही डॉलर, तो उसे नुकसान हुआ ना, उसे नुकसान हुआ, क्योंकि उसने रुपये में जमा किया है। अब मान लीजिए उसे कन्वर्ट करना हो तो पहले 80 रुपये में $1 हो रहा था, अब 100 रुपये में $1 होगा, तो उसे नुकसान हो जाएगा ना फॉरेन वाले को। तो यही है, मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, भारतीयों को तो करेगा प्रोत्साहित। तो यहाँ पे तो नहीं वाला ढूंढना है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब वैसे सही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित शर्तों में ढील देना, यानी कि विदेशियों से जो उधार होगा उसे शर्तों में ढील दे देंगे हम उधार लेने के लिए। ये तो सही बात है कि हम कर देंगे जब भारतीय रुपये का मूल्यन होगा तो ये तो यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये बात सही है। अब हमें देखना कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति का पालन करना, हाँ ये नहीं करेगा। विस्तारवादी मौद्रिक नीति क्या होती है, इन्फ्लेशन हुई, और विस्तारवादी में क्या होगा कि जो मनी का फ्लो होगा वो आरबीआई से जनता की ओर, आरबीआई क्या होगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, इनमें कटौती कर देगी। और इनमें कटौती हुई तो बैंकों के पास ज़्यादा ऋण देने के लिए धन की उपलब्धता है, और वो फिर लोगों को ज़्यादा ऋण दे पाएगी, तो उससे क्या होगा, मनी ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या, जो मूल्य होता है किसका, रुपये का, वो तो क्या होगा, कम हो जाएगा ना, क्रय क्षमता कम हो गई। तो यही वाला इसका आंसर होगा कि ये नहीं करेगा। बाकी ये सब तो करेगा अवमूल्यन को कम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पे कौन सी नीति अपनाएगा, वो संकुचनवादी, विस्तारवादी की जगह संकुचनवादी नीति को अपनाएगा जब रुपये का अवमूल्यन हो रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संबंध में कौन से कथन सही हैं? एमपीसी के संबंध में ये आरबीआई की ब्याज दरों का निर्णय करती है, सही बात है, एमपीसी ये तो करती है। और दूसरा देख लेते हैं, ये आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्य है। आप बताइए एमपी जो एमपीसी थी हमारी इसमें 12 थे? नहीं, 6 थे, 6 थे, 3 गवर्नमेंट से थे और 3 आरबीआई के थे। तो ये वाला गलत हो गया, दूसरा कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, पहला हमारा सही है, तीसरा भी गलत होगा क्योंकि पहला सही है तो पहला सिर्फ विकल्प एक में है। फिर भी हम देख लेते हैं, ये केंद्रीय वित्त मंत्री की नहीं, आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में होता है, ना कि वित्त मंत्री की, आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में होता है एमपीसी। तो तीसरा भी गलत है, तो पहला हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अब जरा इसका आंसर कीजिए, मौद्रिक नीति। ठीक है, आंसर आपने कर दिया होगा। पहला, मौद्रिक नीति के घटक देखने हैं, बैंक दर बिल्कुल होती है, ओएमओ, ओएमओ में हमने क्या कहा था, ये क्या होती है, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन की सुविधा देती है, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आरबीआई होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल परचेस करती है, उसको खरीदती है और बिक्री करती है, कहाँ पर, ओएमओ के द्वारा। तो बैंक दर और ओएमओ ये दोनों तो मौद्रिक नीति के घटक हैं, लेकिन नीचे वाले सार्वजनिकरण और सार्वजनिक राजस्व ये मौद्रिक नीति के घटक नहीं है, ये घटक हैं राजस्व नीति के। किसके? राजस्व नीति के। दो प्रकार की नीतियां होती हैं ना, एक मौद्रिक नीति जो कि आरबीआई यूज़ करती है सरकार के साथ मिलकर, और दूसरी राजस्व नीति जो कि सरकार यूज़ करती है। ठीक है, तो ये जैसे योजनाओं में पैसा बांटना वगैरह, तो वो जो होता है राजस्व नीति के अंतर्गत आता है। तो नीचे वाले दोनों नहीं होंगे, केवल ऊपर वाले होंगे, तो 1 और 2 हमारा सी में है, तो आंसर हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें देखना है। ठीक है, करिए आंसर। पहला पढ़िए, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं, आरबीआई प्लस गवर्नमेंट, आरबीआई प्लस गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी है भाई। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोई भूमिका नहीं है, गलत, क्यों भूमिका नहीं है भाई। तीसरा पढ़ते हैं, मुद्रा के प्रचलन में कमी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होती है, मुद्रा के प्रचलन में कमी, अगर मुद्रा का प्रचलन में कमी करनी है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होती है। बताइए, मुद्रा के प्रचलन में कमी, मुद्रा के फ्लो में कमी करना, जनता की ओर कमी करना, तो वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा, पहला दूसरा गलत था। मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि करना, मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि करने का मतलब लोगों तक पैसे को और पहुंचाना, ऐसा करेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वैधानिक तरलता, वैधानिक तरलता को 50 बेसिस पॉइंट से घटाते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना? वैधानिक तरलता भाई एसएलआर वाली स्थिति, एसएलआर की स्थिति को इन्होंने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। बेसिस पॉइंट कुछ नहीं होता है, मान लीजिए कोई 6.5% दर थी, उसको घटा के 6% कर दिया गया है। तो अगर ऐसी स्थिति की गई है, कम किया गया है, तो क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? प्रभाव देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप पढ़िए और आंसर कीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं, आपने आंसर कर दिया होगा। भारत की जीडीपी वृद्धि दर में भारी वृद्धि होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगर वैधानिक तरलता को हम कम कर दें तो उससे जीडीपी एकदम ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो गया, मान लीजिए एसएलआर में कम जो निवेश करना था, जो ब्लॉक करना था पैसा, वो कम है। ठीक है, वो कम है, बैंकों के पास ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैंक जिसे उधार देगी वो निवेश करके जो उसकी जीडीपी ग्रोथ होगी भारत की वो बढ़ा ही देगा, ऐसा तो निश्चित नहीं है ना। मान लीजिए वो किसी फैक्ट्री खोलता है और वो डूब जाती है, तो पैसा तो डूब गया ना, फिर जीडीपी ग्रोथ कहाँ हुई? तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश की ओर पूंजी ला सकते हैं, एसएलआर को कम करने, मतलब वैधानिक तरलता को कम करने से ऐसा हो सकता है? नहीं, बी वाला भी कैंसिल। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ऋण दरों में कटौती कर सकते हैं, अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है, हाँ ये तो कर सकते हैं भाई, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लोगों को ऋण पहुंचाना चाहेंगे, है ना, पैसा बनाने के लिए, ब्याज अर्जित करने के लिए ज़्यादा लोगों तक ऋण पहुंचाना चाहेंगे, तो वो कटौती तो कर देंगे कि कम कर देंगे कि आओ भाई 2% की जगह 1% भी हमसे लोन ले लो। तो तीसरा वाला सही है। इससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता में भारी कमी आ सकती है, नहीं, तरलता तो बढ़ जाएगी ना। अगर वैधानिक तरलता को जो उसकी रेट है उसमें कमी कर दी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे लोन, तो तरलता तो बढ़ेगी ना। लिक्विडिटी क्या होती है? मनी ऑफ फ्लो देखा था हमने, बढ़ जाता है, तो लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी, लोग के पास कैश में ज़्यादा जमा होगा। तो ये गलत है, ओनली 3 वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमने देखे थे सीपीआई। सीपीआई चार टाइप का था, एएल, आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, और इसके लिए था एजी एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। ये हमने सीपीआई के प्रकार देखे थे, हमने पता है। ऊपर वाला जो है ये आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर है तो उसका कौन ही करेगा, लेबर ब्यूरो, इसके लिए लेबर ब्यूरो था। और नीचे वाले के लिए हमने देखा था कि एनएसओ इसे जारी करता है। तो इसमें वही पूछा कि जो ये आईडब्ल्यू वाला है, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है, उस वो सीपीआई संख्या को कौन जारी करता है, तो यहाँ पे श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, पढ़िए और आंसर कीजिए। ठीक है, अब हमें देखना है कि एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज़, इंग्लिश में अच्छा रहता है, हिंदी में बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं का वाला, रुपए के नोटों को सोने में परिवर्तित करने में सक्षम होना, ये रुपए की परिवर्तनीयता एक्सचेंज रेट का मतलब है? नहीं, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। बाजार की शक्तियों द्वारा रुपए के मूल्य को निर्धारित करने की अनुमति देना, ये भी नहीं पढ़ा है। रुपए की अन्य मुद्राओं और इसके विपरीत स्वतंत्र रूप से परिवर्तित करने की अनुमति देना, यस, यही इसका आंसर होगा। जैसे कि हम अपनी मनी को परिवर्तन का मतलब दूसरी मनी में कन्वर्ट करना, जैसे डॉलर में कन्वर्ट करना है ना। $1 में जैसे कि $1 में 80 रुपये आते हैं, तो ये रुपए की परिवर्तनीयता है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना, ऐसा कोई मतलब नहीं है रुपए की परिवर्तनीयता का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कीजिए आंसर इसका। ठीक है, आपने कर लिया होगा। वैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वैधानिक भाई एसएलआर वाली स्थिति। अब इसमें देखिए आवश्यकताओं का उद्देश्य क्या है, केंद्रीय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना, ये एसएलआर का है, बिल्कुल है। एसएलआर के थ्रू जो होती है केंद्रीय बैंक, वो बैंकों पर कंट्रोल रखती है। बैंकों में लोगों की जमा राशि को सुरक्षित और तरल बनाना, नहीं नहीं नहीं, एसएलआर का ये कार्य नहीं है कि वो तरल बनाएगी, तरल तो कमी कर देती है ना तरल बनाने में। तो वाणिज्यिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, ऐसा तो कोई कार्य नहीं है। एसएलआर इसलिए थोड़ी यूज़ किया जाता है, वो तो जो बैंकें होती हैं उसका मिसयूज़ ना करें इसलिए एसएलआर की व्यवस्था की जाती है, ना कि उनके लाभ कमाने को रोकने के लिए। अब स्टेटमेंट 4 देखिए, बैंकों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तिजोरी नकदी रखने के लिए बाध्य करना, नहीं नहीं, ये भी इसका कोई कार्य नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो केवल एक होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम कर दी जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आंसर कीजिए। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय में कमी आएगी, सरकार के कर संग्रह में वृद्धि होगी, ब्याज दर में कम करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड वाला, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत में वृद्धि होगी। देखिए ब्याज दर कम कर दी, ठीक है, अगर किसी बैंक ने ब्याज दर कम कर दी तो लोग ऋण ज़्यादा लेंगे, जो पूंजीपति वगैरह होंगे वो ऋण ज़्यादा लेंगे। इसका ऋण वो ज़्यादा लेते हैं, पूंजीपति वो क्या करते हैं, वो निवेश ही तो करते हैं इस धन का लेकर। निवेश जो है वो जितना भी ऋण लिया अब उसे जाके खर्च थोड़ी करेंगे, उसको निवेश करेंगे जहाँ से वो पैसा बना सकें। तो ऋण लिया तो निवेश में तो वृद्धि निश्चित ही होगी। तो अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय में कमी आएगी, कमी तो नहीं आएगी भाई, उपभोग तो और बढ़ेगा। जितना कम रेट करोगे आप उतना लोग ज़्यादा ऋण लेंगे तो उपभोग तो बढ़ेगा, तो पहला तो रॉन्ग है। सरकार के कर संग्रह में वृद्धि होगी, कर संग्रह में इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों लोग ऋण, जब ब्याज दर में कमी कर दी तो लोग तो ऋण ले रहे हैं ना, उसका इस पे कर संग्रह से क्या प्रभाव, गलत है ये। ठीक है, अब सी वाला देखिए, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है। लोग ऋण किस लिए लेते हैं, निवेश करने के लिए, तो निवेश करेंगे तो ऋण में वृद्धि होगी जब ब्याज दर कम होगी किसी बैंक की। अर्थव्यवस्था में कुल बचत में वृद्धि होगी, जब रुपये की वैल्यू ही कम है, ब्याज दर कम है, रुपया ज़्यादा आया मार्केट में, मनी ऑफ फ्लो बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ी, उसमें वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो बचत करेंगे वो। ऐसी स्थिति में तो सोचेंगे कि सारा का सारा जितना खर्च हो जाए वो ठीक ही ठीक है। तो चौथा वाला भी नहीं होगा, सिर्फ सी वाला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जल्दी जल्दी कीजिए। अब वृद्धि निम्न कारणों से हो सकती है, कारण देखिए और आंसर कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 17 का।
ठीक है, आपने आंसर कर दिया होगा। तो देखते हैं, कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि कर दी, यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति किन कारणों से हो सकती है इन्फ्लेशन? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, बिल्कुल इसी कारण होगी, मुद्रा लोगों के पास ज़्यादा पहुंच जाए, कुल उत्पादन स्तर में कमी हो जाए, उत्पादन कम हो जाए, मांग बढ़ जाए, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि इसके कारण भी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। तीसरा, प्रभावी मांग में वृद्धि, जब कमी होगी उत्पादन की तो मांग बढ़ेगी, तो सही बात है, तीनों ही यहाँ पर सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप कीजिए, किसका प्रभाव मुद्रास्फीति पर सबसे अधिक पड़ने की संभावना है? बताइए। पहला, सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, ये क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेना, ये हो सकता है? नहीं। वित्त पोषण के लिए बैंकों से उधार लेना, नहीं। नया धन सृजित करना, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था अभी कि नया धन हम सृजित करेंगे तो मुद्रास्फीति क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नए धन का सृजित करने का मतलब ये है कि पैसा ज़्यादा छापना, और पैसा ज़्यादा छपेगा तो लोगों के पास ज़्यादा पहुँचेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, मुद्रा की आपूर्ति समान रहे और मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए, पूर्ति समान रहे और मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए, इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पूर्ति है उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, जितनी थी पहले, मान लीजिए कि 100 वस्तुएं बन रही थी, 100 गुड्स बन रही थी, तो वो आज भी 100 गुड्स हैं, 100 गुड्स हैं। कह रहे हैं मांग में वृद्धि हो जाए, पहले 100 गुड्स थी, उनको खरीदने वाले 100 थे, और इसमें भी 100 थे, ठीक है। तो आज क्या कर दिया गया है कि पूर्ति आज भी 100 है, पूर्ति आज भी 100 है, और मांग हो गई है, मांग जो पहले 100 थी वो बढ़ के हो गई है 120। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो 120 होंगे, जिसके पास ज़्यादा धन होगा वो इसको खरीद सकता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, जो बैंक होगी वो क्या करेगी, रेट को कम करेगी रोकने के लिए से, या ज़्यादा करेगी, वो रेट को कम कर देगी ना। कीमतों में गिरावट आएगी? नहीं, कीमतों में तो बढ़ोतरी होगी भाई, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो महंगा पैसा देकर भी उस वस्तु को खरीद सकता है। ब्याज दर में वृद्धि होगी, ब्याज दर में ऐसी ऐसी स्थिति में वृद्धि हो सकती है। आप बताइए, यदि मुद्रा की आपूर्ति समान रहे और मुद्रा की मांग में वृद्धि हो तो क्या होगा? ब्याज दर में वृद्धि होगी, ब्याज दर में कमी होगी, आय और स्तर में वृद्धि होगी। ब्याज दर में वृद्धि होगी नहीं, ब्याज को कम करेंगे ना इसे रोकने के लिए, और ब्याज दर में कमी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपको करना है जल्दी से सॉल्व। मुद्रास्फीति देनदारों को लाभ पहुंचाती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ता है मुद्रास्फीति का, हमने देखा था, लोन लेने वाले पर, देने वाले पर, जमाकर्ता पर, तीनों पर देखा था। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, ये हमें देखना है कौन सा इनमें सही है कौन सा गलत है। मुद्रास्फीति देनदारों को लाभ पहुंचाती है, जो पैसा देते हैं उनको लाभ पहुंचाती है, नहीं हमने पढ़ा था, ये गलत है, उसको तो लॉस होता है। प्रॉफिट किसे होता है, जो पैसा लेता है, क्योंकि उस समय क्रय क्षमता कम है मूल्य की, अवमूल्यन हो चुका है मूल्य का, कम वस्तु खरीदी जाएंगी ज़्यादा पैसा देकर, तो ऐसी स्थिति में जो देगा लोन उसको लॉस ही होना है, क्योंकि उसमें क्रय क्षमता बहुत कम हो गई है। तो इसीलिए जो लेने वाला होगा उसको प्रॉफिट होगा, तो पहला गलत है। दूसरा, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, नहीं, इसको भी लॉस होगा, तो इसका आंसर जो होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तरल परिसंपत्तियों पर विचार करें। तरल परिसंपत्तियाँ, अब तरल परिसंपत्तियाँ जो भी हैं हमारी, हमने क्या कहा था, तरलता मतलब क्या होता है, तरलता मतलब ये होता है कि किसी जो हमारी संपत्ति है उसको हम कैश में कैसे कन्वर्ट करें। कैश का मतलब वो हमारे हाथों में जल्द से जल्द आ जाए, तो उसको हम तरलता बोलते हैं। जितनी जल्दी आ जाएगी तरलता उतनी अधिक होगी, जितनी जल्दी हमारे हाथ में कैश के रूप में आ जाएगी तरलता उतनी ज़्यादा अधिक होगी। तो आप बताइए, इनमें से सबसे ज़्यादा तरल कौन है? बैंकों में मांग जमा, सावधि जमा, बचत जमा, मुद्रा। सबसे ज़्यादा तो ये मुद्रा होगी, ये तो हमें कन्फर्म हो गया। जो हमारे हाथ में पैसे हैं वही तो सबसे ज़्यादा तरल होगी ना। तो चौथा, इसका मतलब ये तो कैंसिल, ये कैंसिल। अब हमें इन दोनों में देखना है, 4 हो गया। अब 4 के बाद देखना है कि 4 के बाद इसमें 3 है, 3 को देखो, बैंकों में बचत जमा, और इसके बाद 4 में 1 को देखो, 1 में क्या है, मांग जमा। तो बचत जमा पहले मिलेगा, मांग जमा पहले मिलेगा, हमें मिलेगा पहले मांग जमा। इसमें क्या हो सकता है बचत जमा में कि हमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेने के लिए, कोई इशू आ सकता है या कोई लिमिट लग सकती है, परंतु मांग जमा जैसे यूपीआई का यूज़ करते हैं उसमें कोई नहीं होती। अगर मुद्रा के बाद दूसरी हमारे पास जो सरल राशि है किसी चीज़ को खरीदने के लिए या कैश के रूप में, तो वो यही है हमारी मांग जमा। जैसे कि हम यूपीआई का यूज़ करते हैं, मान लो हमारे पास कैश नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, यूपीआई का यूज़ करते हैं ना, तो दूसरे नंबर पे आएगी हमारा 1। तो 4 1 ये डी में है। फिर इसके बाद 3 बैंकों में बचत जमा और सावधि जमा, मतलब फिक्स डिपॉजिट। आपने 5 साल के लिए, 6 साल के लिए जो भी पैसा जमा किया है वो उसके बाद ही मिलेगा। अगर उससे पहले आप लेते हैं तो उस पर दंड लगेगा और उतनी आसानी से मिलेगा भी नहीं। तो तरलता का क्रम क्या होगा, वो 4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
और सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। खुले बाजार संचालन ओएमओ की बात की जा रही है। ओएमओ में क्या होता है भाई, जो आरबीआई होती है क्या करती है, खरीद फरोख्त करती है, बेचती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या खरीदती है। तो अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेना, ये होता है इसके अंतर्गत। छोड़िए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री करना। यस, ओएमओ के द्वारा, ओएमओ को हमने बताया था कि इसके द्वारा जब खरीद और बिक्री की जाती है तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। इस स्थिति को हमने क्या बोला था, स्टेरिलाइजेशन। याद रखना, ओएमओ से रिलेटेड स्टेरिलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी देखिए। बैंक ब्याज दर में वृद्धि आमतौर पर क्या दर्शाती है। अगर बैंक ने ब्याज दर में वृद्धि कर दी, ब्याज दर में वृद्धि कर दी, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स मीन बैंक के पास 100 रुपये हैं, वो कह रही है कि 6% पे आप ब्याज लीजिए, तो आपको 106 रुपये देने पड़ेंगे रिटर्न में उसे। लेकिन अगर वो कह देती है कि आपको देना है 10%, तो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा 110, यानी कि आपका लोन जो हो गया वो महंगा हो गया। अब ज़रा सॉल्व कीजिए। बाजार ब्याज दर में गिरावट आने की संभावना है। बाजार ब्याज दर में यदि बैंक ब्याज दर में वृद्धि कर दे तो ब्याज दर जो होगी बाजार में उसमें गिरावट आएगी, नहीं, उसमें भी तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी ना। जब यही महंगा दे रहा है लोन, तो यहाँ पे भी महंगा हो जाएगा। तो पहला तो इसका आंसर नहीं होगा। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्रीय बैंक आसान मुद्रा नीति को अपना रहा है, इसने ये बढ़ा दिया है, तो ये सख्त हुई ना, इजी थोड़ी हुई। इजी का मतलब तो ये होता कि 10 से 6 कर देता, इन्हें 6 से 10 करी, इसका मतलब सख्त की है, तो ये तो उसका आंसर नहीं होगा। केंद्रीय बैंक सख्त मुद्रा नीति को अपना रहा है, बिल्कुल सही बात है कि आरबीआई पहले बैंकों को 6% पे दे रहा था, अब वो 10% पे दे रहा है, तो उसने हार्ड कर दी है ये चीज़। ठीक है, तो यही डी में बोला गया है, तो वृद्धि का आमतौर पर प्रभाव यही पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। हमें देखना है कौन सा उपाय, पहले हमें देख लेना है, सही वाला ढूंढना है। ठीक है, कौन सा उपाय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करेगा। कौन सा उपाय हम अपनाएं जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करे। आपूर्ति बढ़ानी है, मुद्रा का फ्लो बढ़ाना है जनता की और अर्थव्यवस्था में। केंद्रीय बैंक द्वारा जनता से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, ऐसी स्थिति में कि मुद्रा आपूर्ति हो, मुद्रा बढ़े, जनता तक पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्रीय बैंक होगा, आरबीआई होगा, वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। बिल्कुल सही बात है, इसने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रखी होंगी उसको ये खरीदेगा आरबीआई, उसको आरबीआई क्या करेगा, परचेस करेगा, उसके बदले में पेमेंट करेगा। अब जो पेमेंट करेगा, जो रुपए होंगे वो बैंकों के पास पहुँचेंगे, और बैंक के पास जब धन आता है तो क्या करते हैं, वो ऋण देते हैं। तो जनता, तो क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी, पहला ठीक है। अब जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का ये हो सकता है, जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा, नहीं, ये नहीं होगा। तीसरा, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार लेना, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना है तो सरकार जो होगी वो केंद्रीय बैंक से उधार लेगी, ऐसी स्थिति में बताइए। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करना है तो सरकार द्वारा केंद्रीय बैंकों से उधार लेना, नहीं, केंद्रीय बैंकों से अगर उधार ले लेगी, केंद्रीय बैंक से उधार ले लेगी तो वो जनता तक कैसे पहुंचाएगी, तो ये तीसरा भी नहीं होगा। केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों को बिक्री करना, नहीं, खरीदना हमने ऊपर ही देख लिया, तो ये तो गलत होगा ही, तो इसका आंसर केवल 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाल के वर्षों में भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति, देख लेना 2011 का क्वेश्चन है, उस समय की बात हो रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। नीचे क्वेश्चन दिया है, आप नीचे विकल्पों को देखकर आंसर कीजिए। ठीक है, आपने कर लिया होगा। पहले हमें देखना है कि सही कथन ढूंढना है। व्यावसायिक फसलों की खेती की ओर धीरे धीरे बदलाव के कारण पिछले 5 वर्षों में जो खाद्यान्न की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लगभग 30% की निरंतर कमी आई है। भाई कितना भी बदलाव कर लो आप खेती में, लेकिन 30% बहुत बड़ा नंबर होता है। 2% बोलता, 3% बोलता, हम मान लें 30% की कमी, ये तो बहुत हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, ये गलती होगा। बढ़ती आय के परिणाम स्वरूप लोगों के उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, ये बात सही है कि जब भी जो हमारी जो बढ़ती आय होती है तो उसके अनुसार हम महंगी चीज़ें खरीदने लगते हैं, है ना, और जो चीज़ें होते हैं खाद्यान्न में वो हम बढ़ाने लगते हैं, उनमें ज़्यादा वैरायटी हम इंक्लूड करने लगते हैं, तो ये तो ठीक है कि परिवर्तन आया होगा। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट 3 देखिए,
खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक बाधाएं हैं। ये बात तो सत्य है, तभी ये पहली वाली स्थिति हुई होगी। वो ऊपर भी कहा है इसने कि भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति देखी गई है। तो ठीक है कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला जो होगी उसमें संरचनात्मक बाधाएं होंगी ही। इन्फ्लेशन में हमने देखा था ना 3 टाइप की होती हैं, मांग जनित, लागत जनित और संरचनात्मक। तो 3 वाला सही होगा। तो हमारा कौन कौन सा सही हुआ? पहला रॉन्ग, पहला रॉन्ग, पहला रॉन्ग, पहला 2 और 3। तो इसका उत्तर बी होगा। 26 कीजिए। मुद्रास्फीति की दर तीव्र वृद्धि का कारण कभी कभी आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट माना जाता है। आधार प्रभाव क्या है ये हमें बताना है। आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट क्या होता है? ये आपको मैंने CPI और WPI में बताया भी है। यहाँ पे बेस ईयर और वो होता है, तो बेस ईयर से ही आप इसे जोड़ के देख सकते हैं बेस ईयर क्या होता है। ठीक है, करते हैं। यह फसलों की विफलता के कारण आपूर्ति में भारी कमी का प्रभाव है? नहीं। यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण मांग अचानक वृद्धि का प्रभाव है? नहीं। यह मुद्रास्फीति दर की गणना पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों पर का प्रभाव है? बिल्कुल सही बात है कि जो आधार प्रभाव है ना वो पिछले वर्ष को ही दिया जाता है। जो लास्ट ईयर रहा होगा उसके आधार पर अगर हम अगले वर्ष की, जैसे मान लीजिए आज 2026 है, तो हम 2025 में जो मुद्रा, जो हमारी वस्तु रही थी उनका क्या प्राइस था, वो कितनी महंगी थी, और उनके आधार पर हम आज का निकालें तो उसके आधार पर हमने निकाला तो उसे ही बोलेंगे हम बेस ईयर। तो ऐसा ही इफेक्ट होगा, ये जो बेस प्रभाव होगा वो भी पिछले ईयर पे होगा। तो हम सी वाला इसका आंसर सही कर देंगे। ये डी ही गलत हो जाएगा, इसमें तीनों को में से कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सी वाला इसका आंसर सही है। अब भारतीय 27वां देखिए और आंसर कीजिए। 2011 में आया है। ठीक है, हम देख लेते हैं। बैंक द्वारा बैंक ब्याज दर में कमी से क्या तात्पर्य है? अगर बैंक रेट कम कर दे अपनी बैंक रेट कम कर दे, ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोग इसमें जमा करेंगे? नहीं करेंगे, जमा तो निकाल लेंगे। लोग इससे ज़्यादा ऋण लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि उन्हें कम ब्याज देना पड़ेगा। जब ज़्यादा ऋण लेंगे तो फिर क्या होगा? निवेश भी बढ़ेगा, उपभोग भी बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं ऐसी स्थिति में जब बैंक दर में कमी होती है। बाजार में अधिक तरलता, लिक्विडिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। बाजार में कम तरलता, नहीं। बाजार में तरलता में कोई परिवर्तन नहीं, गलत। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक जमा राशि जुटाना, गलत। पहला हमारा सही हो गया, तो बाकी तो गलत होना ही है। ठीक है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है। अब आप क्वेश्चन कीजिए। संभवतः आपने कर लिया होगा। CRR में वृद्धि कर दी भाई, इसका मतलब क्या हुआ? CRR क्या होता है? CRR वो रेट होती है, ये NDTL हमने पढ़ा था, NDTL। ये NDTL क्या है कि बैंक के पास कुल जमा, बैंकों ने जितना भी अपने पास जमा लिया है लोगों से, वो है NDTL। अब NDTL का हमें कुछ प्रतिशत जो होता है वो किसके पास जमा करना पड़ता है? RBI के पास जमा करना पड़ता है। RBI के पास जमा करना पड़ेगा। जब हम RBI के पास जमा कर देंगे तो वो हमारी लॉक हो जाएगी मनी, ना तो उसे RBI यूज़ कर सकती है, याद रखना CRR बिल्कुल लॉक हो जाती है। ना तो RBI इसे कोई ब्याज देगी बैंकों को, ना ही RBI यूज़ कर सकती है, ना ही बैंक इसका यूज़ कर सकती है किसी काम में के लिए। ये अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाती है, इसका कोई यूज नहीं रहता है जो CR के अंतर्गत मुद्रा को लॉक किया जाता है। अब हम देख लेते हैं, इस अगर CRR को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए बैंक 100 में से पहले 5 रुपया करती थी, लॉक हो जाता था बैंकों का, 95 रहता था जिसे वो ऋण वगैरह इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर लेती थी। अब वो 5 से बढ़ा के 10 कर दिया तो उनके पास 90 रह जाएगा, ऋण के लिए कम रह जाएगा। इसमें क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा, बिल्कुल सही बात है। भारतीय कम हो जाएगा ना इनके पास, पहले 95 था, अब 90 रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम धन होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे वो तो लॉक हो गई, वो इसका यूज ही नहीं करती। केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम धन होगा, कोई मतलब नहीं। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होगा, कम होगा। ये हमने ऊपर देख लिया, तो ये भी गलत हो गया। हम देखते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। पहला, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है, गलत। केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है ऐसा गलत है, क्योंकि जो कुछ वस्तु हैं जैसे कि ईंधन वगैरह हैं, इनके लिए ये 7 डेज़ में होता था उस समय, और बाकी के लिए ये मासिक आधार पर जारी किया जाता है।
तो इसीलिए ये गलत है कि केवल मासिक आधार पर है, नहीं, 7 डेज़ के आधार पर भी ईंधन और कुछ जो इम्पोर्टेंट वस्तु होती हैं उनके लिए जारी किया जाता है। दूसरा वाला औद्योगिक श्रमिक जो सीपीआई हमारा सीपीआई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक वाला सीपीआई आईडब्ल्यू वाला सीपीआई की तुलना में डब्ल्यूपीआई में खाद्य पदार्थों को कम महत्व देता है। बिल्कुल सही बात है, जो डब्ल्यूपीआई में है वो खाद्य चीज़ें कम हैं, जबकि सीपीआई में ये चीज़ें बहुत अधिक हैं। तो दूसरा वाला बिल्कुल सत्य है, जैसा कि इसने कहा गया है, सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्ण परिवर्तनीयता रुपए की हमें देखनी है, उसका अर्थ क्या है उसके आधार पर समझना है। पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब यह है जैसे हम डॉलर का प्रयोग कर रहे हैं आज, कहीं भी डॉलर के द्वारा हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी आयात कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। अगर वैसे रुपया हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त परिक्रमण, बिल्कुल जैसे आज हम डॉलर का यूज़ करते हैं, पहला सही है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। दूसरा देखिए, देश के अंदर और बाहर किसी भी निर्धारित स्थान पर किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा विनिमय, बिल्कुल जैसे आज हम डॉलर का करते हैं, किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तरह कार्य करता है, सही बात है। जैसे आज डॉलर काम करता है वैसे ही रुपया करेगा। डॉलर क्या है? पूर्ण परिवर्तनीय मुद्रा है। अगर वैसा ही रुपया हो जाए तो ये सारे कार्य मुद्रा भी रुपया भी करेगा। तो हमारा जो आंसर हो गया वो सही पूछा है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 31 कीजिए, आंसर कर दिया होगा आपने। 1998 का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा हम किस ईयर में। अपने पास मौजूद नकदी कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना आवश्यक है, इसे क्या कहा जाता है? बैंकों को अपने पास मौजूद नकदी का, ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है, बैंकों के पास अपने पास मौजूद नकदी का कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए, यानी कि जो एनडीडीएल है उसका कुछ रुपया जो होता है बैंकों को अपने पास बनाए रखना है, आरबीआई के पास जमा नहीं करना है, अपने पास बनाए रखना है। तो किसकी बात हो रही है? एसबीआर की, एसएलआर की, सीबीआर की या सीएलआर की? ये बात हो रही है वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर की। एसएलआर में तो है जो बैंक अपने पास मौजूद रखती हैं, अगर आरबीआई के पास रखेंगी तो वो क्या हो जाएगा? वो सीआरआर होता है, जिसमें आरबीआई को बैंक जमा करती हैं, जो राशि लॉक हो जाती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 32, बैंक दर से तात्पर्य ब्याज की उच्च दर से है, ब्याज की उस दर से है। 1995 का है, इस समय एलएएफ नहीं आया था, रेपो रेट नहीं था, रिवर्स रेपो रेट नहीं था। तो बैंक दर की जगह आज क्या यूज़ करते हैं हम? रेपो रेट। तो रेपो रेट जैसा आज यूज़ होता है वैसे क्या उस समय यूज़ होता होगा? बैंक दर। अब करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर है, नहीं। बैंकों द्वारा ऋणों अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज दर है, नहीं। बॉन्डों पर दे ब्याज दर है, ये भी नहीं है। जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बिल, एक्सचेंज बिलों को भुनाती है, बिल्कुल सही बात है, ऐसी दर। भाई ये विनिमय बिल क्या है? एक्सचेंज रेट के लिए यूज़ करते होंगे, बैंकों को लोन दिया जाता होगा, तभी तो विनिमय बिल भुनाए जाते होंगे। तो इसका आंसर जो है डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हमारे प्रश्न खत्म समाप्त हो जाएंगे। 2022 में आया है, लेटेस्ट ही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की सख्त मौद्रिक नीति से पूंजी पलायन हो सकता है। सख्त मौद्रिक नीति क्या होती है? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसने रेट होगी, जो बैंक रेट होगी, चाहे वो कोई सी भी हो, आरबीआई हो, फेडरल हो, कोई सी भी हो, अगर वो इंक्रीज़ कर देती है तो वो मुद्रा को सोखना चाहती है या फिर ज़्यादा ब्याज देना चाहती है, लोगों को ज़्यादा ब्याज देना चाहती है। अब लोग उधार लेने की बजाय ज़्यादा जमा करने की सोचेंगे, ज़्यादा निवेश करने की सोचेंगे उस बैंक में। तो अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक की सख्त मौद्रिक नीति से पूंजी पलायन हो सकता है भारत से, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए भारत देता है 6% रेट और फेडरल रिजर्व कर दे 8%, तो निवेश करने वालों को कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ ब्याज मिलेगा? इसने 100 रुपये जमा किए, इसे 106 रुपये मिले यहाँ पर, इसने यहाँ 100 रुपये जमा किए, इसे 108 रुपये मिले। तो वो फेडरल में जमा करेगा या फिर जो भी कोई केंद्रीय बैंक होगी वहाँ पर, तो पूंजी पलायन होगा ना। फेडरल रिजर्व जब भी सख्त मौद्रिक नीति अपनाएगी, जब भी बैंक रेट को बढ़ाएगी, तो पूंजी पलायन होगा, पहला सही है। पूंजी पलायन से मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार वाली फर्मों की ब्याज लागत बढ़ सकती है। पूंजी पलायन से जो मौजूदा बाह्य, ये जो हमारे देश में मान लीजिए कोई ये है वाणिज्यिक उधार वाली क्या है, ये फर्म है। अब यहाँ से क्या होता है, विदेशी इसमें निवेश करते हैं, तो इन्हें कुछ ब्याज चुकाना पड़ता होगा, या ये उधार लेती होंगी कुछ निवेश, मतलब कुछ यूज़ करने के लिए। मान लीजिए फैक्ट्री है और इसे पैसे चाहिए, इसने विदेशों से उधार लिया तो उस पर ब्याज दे रही होगी। अगर वो ब्याज दर बढ़ जाए, सख्त मौद्रिक नीति में क्या होगा, ब्याज दर बढ़ जाएगी, इसे ज़्यादा चुकाना पड़ेगा।
तो इस पे ब्याज लागत बढ़ जाएगी ना, तो इसका दूसरा होगा, दूसरा सही होगा। ब्याज लागत बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से ईसीबी बाह्य वाणिज्यिक उधार जुड़े मुद्रा जोखिम में कमी आती है। मुद्रा जोखिम तो बढ़ जाता है ना, पहले कहाँ हमें मान लीजिए हमने उधार लिया था 6% रेट पे, आज वो बढ़ के वही है 8%। हमें 6 से पहले हमें 6 रुपये देने पड़ रहे थे 100 पे, आज हमें 6 पे वो 100 रुपये पे 8 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो हमारा तो जोखिम बढ़ गया ना, कम थोड़ी हो गया। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, 34 2023 में आया हुआ है। स्टेरिलाइजेशन का संबंध किससे है बैंक में? खुले बाजार ओएमओ से है, निपटान और भुगतान प्रणालियों की निगरानी से है, केंद्रीय और राज्य बैंकों के लिए ऋण और नकदी प्रबंधन से है, गैर बैंकिंग एनबीएफसी संस्थानों के कार्यों और विनियमन से है। हम देख चुके हैं कि स्टेलाइजेशन मतलब जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है या फिर खरीदती है, तो ओएमओ के अंतर्गत। ये हमारे जो इन्फ्लेशन टॉपिक है, एनपीसी है, और आरबीआई के जितने भी गुणात्मक, मात्रात्मक और पारंपरिक गैर पारंपरिक में जितने भी टूल्स रहते हैं, सबका यूज़ के द्वारा जितने भी पीवाईक्यू 1995 से 2026 तक आ रखे हैं, वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला बैंकिंग, तो हम नए जो नई क्लास होगी उसमें बैंकिंग के साथ मिलेंगे आप।